हमारी आज की क्लास थर्मोडायनेमिक्स की बीएससी पार्ट सेकेंड की। बीएससी पार्ट 2 थर्मोडायनेमिक्स। यूनिट सेकेंड। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, उन्हें मैं बता दूं थर्मोडायनेमिक्स में हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है, जिसमें भी हम काफ़ी टॉपिक्स कर चुके हैं। हम यहाँ पे न्यून तापों का उत्पादन पढ़ रहे हैं कि गैसों के ताप को न्यून किस प्रकार किया जा सकता है, उसके क्या क्या अलग अलग प्रयोगात्मक विधियाँ हैं उनके बारे में, कुछ के बारे में हमने पढ़ा भी है, जैसे जूल थॉमसन प्रसार हमने पढ़ा, पुनर्निवेशी शीतलन पढ़ा। उसके बाद कल हमने एक दो विधियाँ और पढ़ी थी, लिंडे का प्रयोग पढ़ा था, रुद्धोष्म प्रसार के द्वारा शीतलन देखा था हमने, है ना, उसकी दो विधियाँ पढ़ी थी। तो ये सब, इन सब में जो मेन काम क्या किया गया कि गैसों के ताप को कम किया गया, गैसों का प्रसार के द्वारा। किसके द्वारा ताप कम हुआ? गैसों के प्रसार के द्वारा। प्रसार के द्वारा गैसों का शीतलन हुआ, और शीतलन इस हद तक हम करना चाहते हैं, शीतलन की प्रक्रिया हम ये चाहते हैं कि गैसों का शीतलन इतना हो जाए कि गैसें अपने द्रवणांक तक पहुंच जाए, द्रवणांक तक पहुंचे और द्रव अवस्था में हमें प्राप्त हो सके। ये हमारा उद्देश्य है इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का। इन सारे प्रयोगों को करने का उद्देश्य क्या था कि गैसों को, चाहे कोई भी गैसें हो, सक्रिय हो चाहे अक्रिय गैसें हो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैसें, उनका ताप कितना न्यूनतम हम प्राप्त कर सकते हैं, या हम उन्हें यदि गैसों को द्रव अवस्था में प्राप्त करना चाहें तो उसके लिए हमें उसका ताप कितना कम करना होगा। इसके विषय में कई सारी प्रयोगात्मक विधियां पढ़ी हमने, उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे, न्यूमेरिकल्स भी, जैसे आप लोग के एग्जाम्स में आते हैं, हमने वो सब भी पढ़ा। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा उसमें कोई दिक्कत तो नहीं? कल एक स्टूडेंट कह रहे थे कि अभी का समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग के 3-4 वीडियोस में प्रॉब्लम थी, तो कोई बात नहीं, अभी समझ में आ रहा है, अभी का पढ़ो, उसे हम बाद में एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का। अगर कोई न्यू भी आए हो स्टूडेंट्स, अभी जो ज्वाइन हुए हो, या किसी को समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, उन्हें हम ये सब कंप्लीट करने के बाद में एक बार फिर से ले लेंगे, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो। ठीक है, यहाँ तक का थ्योरी की बात है। तो थ्योरी, क्योंकि कल भी आप लोगों को बताया था, कल जो हमने दोनों विधियां पढ़ी थी, लिंडे का हमने पढ़ा था, द्रवणांक पढ़ा था, और एक हमने ड्यूयर का हाइड्रोजन दावित्र पढ़ा था। तो वो दोनों ही टॉपिक मैंने बताए थे कि एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके। ठीक है, फिर भी हमने उनका पूरी प्रायोगिक व्यवस्था देख ली थी, चित्र देख लिया था, और उनका सिद्धांत मैंने आपको बता दिया था। उसमें उससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ना तो कोई डेरिवेशन है, ना कोई फॉर्मूले हैं, इसलिए ना कोई उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके आने हैं। ठीक है ना, बस आपको क्या ध्यान रखना है, वो चित्र है, अगर आप एग्जाम टाइम पे भी पढ़ेंगे तो आप बस उस चित्र को एक्सप्लेन करके आपको लिखना होगा। तो इसीलिए मैंने आपको उन टॉपिक्स की थ्योरी नहीं करवाई। ठीक है ना, क्योंकि उसमें हम फालतू कि ये पात्र लिया है, उसमें हमने ये गैस भरी, तो बहुत ज़्यादा ऐसा, क्योंकि आप लोग बीएससी लेवल के हो तो इतनी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ लिखवाने की भी बात नहीं है। बाकी जहाँ तक मेन होता है वो मैं आप लोगों को थ्योरी करवा ही देती हूँ। ठीक है ना, थ्योरी कुछ उन्हीं टॉपिक्स की मैं नहीं करवाती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि ये आप लोग खुद भी कर लोगे। ठीक है, उसमें मैं आपको बोल भी देती हूँ कि साथ में ये पूरा एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, डायग्राम बना लो, जो चीज़ मैं यहाँ लिख रही हूँ वो लिख लो, और उसके बाद में थ्योरी आप लोग खुद लिख लेना घर पे। और हाँ, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो ठीक है, फिर आप लोग बोल दिया करो कि मैम हम तो नहीं लिख पा रहे हैं, तो फिर मैं आपको करवा दूँगी, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आज हम अब एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे। इन्हीं में न्यून तापों के उत्पादन की जो हम प्रायोगिक विधियां पढ़ रहे हैं, इन्हीं विधि में एक और विधि है रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। क्या है रुद्धोष्म? कल हमने किसके द्वारा देखा था? रुद्धोष्म प्रसार के द्वारा शीतलन देखा था, है ना। आज हम रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन। रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन, या हम बोल सकते हैं कूलिंग बाय एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन।
बाई एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। ये हमारा टॉपिक, ये टॉपिक आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता दूं, इसीलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना। यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी आए हुए हैं और यहाँ पे आपकी पूरी अच्छी खासी एक डेरिवेशन भी होगी जहाँ से आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ हम सारा कुछ देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें इसके बारे में बता देती हूँ, उसके बाद में हम इसकी प्रायोगिक व्यवस्था कैसी है वो भी देखेंगे, या इसकी थ्योरी भी मैं लिखवा दूंगी, ठीक है ना, कि उसका सिद्धांत क्या क्या है या किस प्रकार से पूरा सिस्टम काम कर रहा है, ये सब कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम नाम देखें तो नाम से हमें क्लियर है कि रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन, गैसों का शीतलन कर रहे हैं हम। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि ताप कैसा होगा, बाद में हमारा कम हो जाएगा, गैसों का ताप क्या होगा, बाद में डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। रुद्धोष्म का मतलब ऊष्मा अवरुद्ध रहेगी पूरे प्रक्रम के दौरान, मतलब ऊष्मा ना तो अंदर ली जा सकेगी ना ही अंदर बाहर आ सकेगी, ठीक है, कुछ नहीं होगा। अब बात रही विचुंबकन, विचुंबकन किसको कहते हैं या फिर डीमैग्नेटाइजेशन किसे कहते हैं, तो आप लोगों को पता होगा, 11th-12th में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों के आया होगा, ठीक है ना, बेसिक चीजें होती हैं ये। चुंबकत्व के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11th-12th में भी हमारा आता है बहुत कुछ अच्छे से, बहुत अच्छा खासा टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र का। जैसे हम विद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र को भी हम पूरे विस्तार से पढ़ते हैं ना, तो वो उतना ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो बेसिक बताने अगर हम बैठ गए तो फिर तो हमें एक दिन पूरा उसको करने में ही लग जाएगा, और वैसे इसमें इतनी कोई खास चीज़ें हैं भी नहीं, जो हमें पता होता है नॉर्मली वही वही होगा, ठीक है ना। तो जब हम किसी भी पदार्थ को कोई भी दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, या हम ये बोले कि बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत ही प्रबल विद्युत क्षेत्र में यदि हम रख दें, कैसे, बहुत ही प्रबल विद्युत क्षेत्र में, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र में, किसको रखते हैं हम, किसी पदार्थ को, किसी अणु को, कोई लवण हो सकता है, कुछ भी पदार्थ हो, ठीक है, अगर हम उसे किसी अत्यधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं या उस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है दोनों तरफ से, अगर आपने एक कोई मैग्नेट रख दिया है, ये इसके एन और एस पोल हैं, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हमने ले लिए और इसमें हमने कोई पदार्थ रख दिया, तो आप लोग को पता होगा कि उस पदार्थ में क्या होगा, चुंबकन होगा। चुंबकन कैसे कि धीरे धीरे इसके सारे अणु किसी एक निश्चित दिशा में संरेखित होने लग जाते हैं, ठीक है ना, एक निश्चित दिशा में इसके सभी अणु संरेखित होते हैं, जिसके कारण इस पदार्थ में क्या उत्पन्न होता है, अनुचुंबकत्व की प्रकृति उत्पन्न होती है। अनुचुंबकत्व मतलब कि वो पदार्थ चुंबक की तरफ क्या होगा, कुछ न कुछ अपने गुणों को प्रकट करने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा वो चुंबक जैसा बनने लग जाएगा, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, अनुचुंबकत्व की प्रकृति। इस प्रक्रिया को तो हम क्या बोलते हैं, चुंबकन कहते हैं। ये प्रक्रिया क्या होगी, चुंबकन होगी। अब चुंबकन के द्वारा हमने क्या किया कि किसी पदार्थ में चुंबकीय गुणों का विकास कर दिया, हमने उसमें कुछ भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमने डेवलप कर दी, ठीक है। अब अगर अचानक से हम इस चुंबकीय क्षेत्र को हटा दें, यहाँ से ये चुंबकीय क्षेत्र हमने हटा दिया, तो क्या होगा कि जैसे ये सारे अणु एक दिशा में संरेखित हुए थे, ये सब वापस क्या होंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे, या हम उष्मागति की लैंग्वेज में बोले तो क्या हो जाएगी, इसमें एंट्रोपी डेवलप हो जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी, सब अणु एक दूसरी दिशा में जाने लग जाएंगे, और पदार्थ क्या करेगा, धीरे धीरे करके अपने अनुचुंबकत्व के उस पूरे गुण को क्या कर देगा, खो देगा, ठीक है ना। तो उस चुंबकत्व को एक तरीके से हटाना, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, विचुंबकन, चुंबकत्व को हटाना। अभी कुछ भी आप लोगों को लिखना नहीं है, हम सब चीजें लिखेंगे, अभी आप लोग बस समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। कि एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से किसी भी अनुचुंबकीय पदार्थ में, या कोई हम पदार्थ लेते हैं और उसको हम अनुचुंबकत्व हम उसमें प्रकट करना चाहते हैं, उसे अनुचुंबकीय बनाना चाहते हैं,
तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम उस पदार्थ पर एक प्रबल विद्युत क्षेत्र लगा दें, कि चारों तरफ से हम उसे विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रख दें, उस पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने लग जाए। तो उस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या होगा कि उसमें एक चुंबकत्व के गुण धीरे धीरे करके उसमें आने लग जाते हैं, या वो पदार्थ चुंबक की तरफ अपनी कुछ हलचल प्रकट करने लग जाता है, ठीक है ना, कि चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा, मतलब धीरे धीरे उसमें गुण ऐसे प्रकट होने लग जाएंगे। अब वो गुण क्यों प्रकट होते हैं, उसका रीजन क्या होता है कि उस प्रबल विद्युत क्षेत्र के कारण उसके सभी अणु एक किसी निश्चित दिशा में संरेखित होने लग जाते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, डोमेन थ्योरी भी होती है, अलग अलग डोमेन बने हुए हो तो, या नॉर्मली भी आप लोगों ने 3 टाइप के पढ़े होंगे। कैसे, एक तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, एक अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, और एक लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, है ना। इसलिए ये सब मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं बता रही हूँ, उतना डीप में हमें जाना भी नहीं है, हमें तो बस ये देखना है कि एक्चुअली विचुंबकन क्या है। तो चुंबकन की बिल्कुल अपोजिट चीजें क्या होती है, विचुंबकन। तो चुंबकन क्या होता है कि किसी भी पदार्थ में चुंबक के गुणों को प्रकट करना, चुंबक के गुणों को उसमें डेवलप करना, ठीक है ना, उसमें विकास करना, चुंबकीय गुणों का विकास, वो प्रक्रिया तो क्या कहलाती है, चुंबकन कहलाती है। अब यदि उसी चुंबकीय गुण को हम बिल्कुल खत्म कर दें, उसके चुंबकत्व को हटा दें, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हमारी विचुंबकन कहलाएगी। इतना क्लियर है, ठीक है ना। तो ये तो सिर्फ विचुंबकन की बात रही। अब यहाँ बात ये है कि इसके द्वारा हम शीतलन कैसे कर सकते हैं, कि विचुंबकन होगा तो उसके कारण से गैस का शीतलन कैसे होगा, गैस के ताप में कमी कैसे होगी, ये है इंटरेस्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो वो समझने के लिए देखो, पहले आप लोग सिर्फ समझो, क्योंकि अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी बाद में लिखने में इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको समझ में आना चाहिए। किसी टॉपिक को समझा करो इतने अच्छे तरीके से कि फिर उसके बाद आपको उसमें थ्योरी लिखने की लिखाने की ज़रूरत ही ना रहे, सिर्फ उसका डायग्राम देख करके आप पहचान जाओ कि हाँ ये तो वही वाला टॉपिक है, इसमें हमने ये पूरा प्रोसेस किया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से किसी भी टॉपिक को पूरा समझने की कोशिश किया करो, उसके अंदर तक कि उसमें क्या क्या कार्य क्या हो रहे हैं, उसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे वो काम कर रहा है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश क्या करो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे कोई भी मान लो कोई अनुचुंबकीय हमने पदार्थ लिया है, या मान लो लिक्विड के रूप में हमने कोई सा भी लवण ले लिया अनुचुंबकीय, ठीक है। तो उसको अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो, इससे पहले भी ये चीज़ देखो कि सबसे पहले हम ये देखें कि हमें ये मेथड आया कहाँ से, ठीक है ना। रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन, ये हमारे पास कहाँ से आया। तो हमने इससे पहले देखा, कल तक हमने जितने भी ये सारे के सारे प्रयोग देखे, इनके द्वारा हमने क्या देखा कि गैस के ताप में कमी हुई, ठीक है। मोस्ट ऑफ उसमें से किस पे बेस्ड थे, जूल थॉमसन के प्रभाव पर बेस्ड थे, ठीक है ना। तो जूल थॉमसन प्रभाव के द्वारा हमने गैसों का बहुत कम तापमान प्राप्त कर लिया था, कितना, लगभग 0.83 केल्विन। इतना कम ताप हमने किसके द्वारा प्राप्त कर लिया था, जूल थॉमसन प्रभाव के द्वारा। जूल थॉमसन प्रभाव के द्वारा हमने क्या किया, गैसों का इतना कम टेम्परेचर हमने प्राप्त कर लिया था, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बात हुई कि लेकिन अब इस टेम्परेचर पर ये था, ठीक है, सारी गैसें हमारे कन्वर्ट हो रही थी, ठीक है ना, द्रव में तो हमारी सारी गैसें परिवर्तित हो रही थी, लेकिन अगर हम इससे भी कम टेम्परेचर करना चाहें गैसों का, तो क्या हम कर सकते हैं क्या, भाई ज़रूरी तो नहीं है ना कि इतना, इससे भी कम करना हो हमें, तो ये तो हमारी आदत ही होती है, ह्यूमन नेचर की आदत होती है, उसे जो चीज़ मिल जाती है फिर वो उससे भी ज़्यादा, उससे नेक्स्ट चीज़ पर जाता है, उससे नेक्स्ट चीज़ पर जाता है ना। तो वैसे ही वैज्ञानिक पहले तक तो भाई गैसों के शीतलन की बात है कि क्या हम गैसों को द्रव रूप में प्राप्त कर सकते हैं, तो बिल्कुल दिमाग लगाया तो कुछ आइडिया भी मिला, जूल थॉमसन प्रभाव मिला, कई सारी चीज़ें मिली, और उसके द्वारा हमने टेम्परेचर बहुत कम, लगभग 0.83 केल्विन तक प्राप्त कर लिया गैसों का ताप, ठीक है। अब बात है कि नहीं, इससे भी कम ताप चाहिए हमें, तो इससे भी कम करने के लिए क्या करें हम, तो उसके लिए दो आपके साइंटिस्ट थे, एक इनका नाम था डिबाई, सुना भी होगा आप लोगों ने, एक तो था डिबाई और एक था गाउक, डिबाई और गाउक, ठीक है ना। इन दोनों वैज्ञानिकों ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि रुद्धोष्म विचुंबकन के द्वारा भी गैसों का शीतलन किया जा सकता है, ठीक है। इन दोनों ने ये कॉन्सेप्ट दिया, और इस कॉन्सेप्ट पर जब काम हुआ
तब पता चला कि ये कैसा था, बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि इसके द्वारा गैसों का टेम्परेचर हमें कितना मिला, 0.25 केल्विन तक मिल गया हमें। इस हद तक इसके द्वारा गैसों का टेम्परेचर कम हो गया, या हो सकता है कुछ गैसों के लिए शायद इससे भी कम तापमान हमें मिल गया हो। तो बहुत ही सुपर आइडिया था, क्योंकि इसके द्वारा गैसों का टेम्परेचर बिल्कुल इतने कम तक हमें मिल गया। इसलिए ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, क्योंकि बहुत ही सटीक काम करती है और बहुत अच्छे रिजल्ट में मिले हमें यहाँ से, ठीक है ना। तो फिर इन्होंने कहा कि आप गैसों के विचुंबकन को ट्रैक करो, अनुचुंबकीय पदार्थों का अगर हम रुद्धोष्म अवस्था में लेकिन होना चाहिए विचुंबकन, तो उसके द्वारा जो गैसों का शीतलन होगा उससे हमें बहुत ही कम ताप तक हम गैसों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने ये कहा, डिबाई और गाउट ने, तो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मिल करके काम किया इस मेथड पे, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने फिर ये बात कही कि अगर आप कोई अनुचुंबकीय पदार्थ लो, इनसे पूछा गया है कि भाई आपने कैसे काम किया इस कॉन्सेप्ट पे, थोड़ा हमें बताओ। तो इन्होंने क्या बताया कि मान लो आपने कोई अनुचुंबकीय लवण ले लिया, ठीक है, कैसा है ये अनुचुंबकीय, कोई भी हमने लवण ले लिया, ठीक है, लवण तो आप समझते ही होंगे। तो इन्होंने कहा कोई अनुचुंबकीय लवण, अब अनुचुंबकीय लवण कहाँ से हुआ होगा, तो हमें पता है कि जब हम किसी पदार्थ को किसी प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, ये दो चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ये चुंबकीय ध्रुव हो गए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जब चुंबक के बीच हम रखते हैं तो उस पदार्थ में अनुचुंबकीय गुण कहाँ से प्रकट होता है कि उसके सारे जो कण या अंदर जो भी उसके परमाणु है वो सब एक निश्चित दिशा में संरेखित हो जाते हैं, ठीक है, ये सब एक निश्चित दिशा में संरेखित हो जाते हैं। अब इस संरेखन के कारण क्या होता है, इस पदार्थ के ताप में वृद्धि होती है, इस पदार्थ के ताप में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो पहले तो अनुचुंबकीय लवण है और इस पर जब पहले तो आप इसको मतलब हम इसमें चुंबकीय गुण प्रकट करते हैं, अनुचुंबकीय हमने बनाया, तो सबसे पहले तो क्या होगा, इसके ताप में वृद्धि हो जाएगी। फिर लेकिन हम क्या करेंगे, अगर हम इस लवण को किसी अन्य और भी इसमें विधियां प्रयुक्त करके और फिर हम इस पूरे प्रोसेस को कैसा बना देंगे, रुद्धोष्म बना देंगे। हमने इसको क्या कर दिया, रुद्धोष्म बना दिया। कैसे बनाया वो भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हमने इस पूरे प्रक्रम को कैसा बना दिया, रुद्धोष्म, कि ना उष्मा अंदर जा रही है ना उष्मा बाहर आएगी। पहले ताप में जो वृद्धि हुई, ठीक है, इतनी वृद्धि हो गई, लवण हमारा कैसा बन गया, अनुचुंबकीय बन गया। या हमने अगर अनुचुंबकीय ही ले लिया, आप कैसा भी मान लो, ठीक है ना, कोई पदार्थ था उसको हमने बस चुंबकीय किया, तो उसके परमाणु कैसे, हमने पदार्थ को पहले अनुचुंबकीय किया तो उसके सारे परमाणु एक निश्चित दिशा में संरेखित हो गए, और इस संरेखन के कारण उनके ताप में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है ना। उसके बाद में हमने क्या किया, इस पूरे टेम्परेचर को तो हमने निकाल दिया यहाँ से बाहर, ठीक है ना, जितना भी वृद्धि हुआ उस एक्स्ट्रा ताप को हमने बाहर निकाल दिया, और उसके बाद उस पूरे प्रक्रम को हमने बना दिया रुद्धोष्म, कि अब इसमें ना तो उष्मा अंदर जाएगी ना बाहर आएगी, ठीक है। पूरे प्रक्रम को हमने क्या बना दिया, रुद्धोष्म बना दिया। अब इस रुद्धोष्म प्रक्रम बनने के बाद में हमने क्या किया, अचानक से इस पर से ये चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया, चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया, मतलब इसका क्या कर दिया, पदार्थ का विचुंबकन कर दिया। तो जैसे ही, क्योंकि भाई वो सब बहुत हाईली मैग्नेटाइज हो रहे थे, अनुचुंबकीय गुण उनमें जा रहा था, ताप में वृद्धि भी हो गई थी, सब कम हो गया था, और उसके बाद रुद्धोष्म बनाने के बाद अचानक से आप उस चुंबकीय क्षेत्र को हटा लो, तो क्या होता है, पदार्थ का विचुंबकन होता है। अब इस विचुंबक के कारण क्या होते हैं, ये सारे ये जो कण होते हैं जो एक दिशा में संरेखित थे, ये सब इधर उधर भागने लग जाते हैं, और सब कैसे एक यादृच्छिक गति करने लग जाते हैं किसी भी दिशा में, मतलब इनमें क्या होता है, बहुत ही अव्यवस्था फैल जाती है, ये सब अपने हिसाब से किसी भी दिशा में वृद्धि करने लग जाते हैं। वृद्धि क्या गति करने लग जाते हैं, गति क्यों करने लग जाते हैं, विचुंबकन के लिए, क्योंकि अब वो क्या चाहते हैं, अपने उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, अपने उस चुंबकीय गुण को वो कम्प्लीटली हटाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि अब ये गुण हमारे ऊपर रहे, क्यों, क्योंकि आपने अचानक से चुंबकीय क्षेत्र तो हटा दिया, तो हटाते उसका प्रभाव, जैसे प्रभाव उन पर आया था, हटाते ही प्रभाव खत्म भी तो होगा, तो खत्म होने के लिए सब इधर उधर गति करने लग गए, और विचुंबकन के लिए क्या करने लग गए, वो कार्य करने लग जाते हैं, ठीक है ना। विचुंबकित होने के लिए सब क्या करते हैं,
कार्य करते हैं और उस कार्य में उनके पास एनर्जी कहाँ से आएगी? आपने तो इसको पहले ही रुद्धोष्म में बना दिया था, फिर एनर्जी कहाँ से आएगी? तो यहाँ ये अपनी आंतरिक ऊर्जा इसमें उपयोग लेते हैं, आंतरिक ऊर्जा। और ये आंतरिक ऊर्जा उपयोग में ले लेने के कारण इनका जो परिणामी ताप होता है उस ताप में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है और गैसों का क्या हो जाता है? शीतलन हो जाता है। ये इनका आइडिया था, डिबाई ने और गाउक ने ये आइडिया दिया कि हम तो इस आइडिया पर काम करते हैं, ठीक है, कि पहले हम अनुचुंबक ही बनाते हैं, फिर उसके ताप में बहुत वृद्धि होती है, फिर उस ताप को तो हम निकाल देते हैं किसी भी विधि का प्रयोग करके, पूरी एक्स्ट्रा हीट को हमने बाहर निकाल दिया और उस प्रक्रम को हमने पहले तो कैसा? रुद्धोष्म बना दिया। रुद्धोष्म बनाने के बाद में वो चुंबकीय क्षेत्र उस पदार्थ पे से अचानक से हटा दिया, तो अचानक हटाते ही सारे कण कैसे होते? बिल्कुल पागल से इधर उधर घूमने लग जाते हैं, ठीक है ना, इधर उधर मूव करते हैं। क्यों? विचुंबकित होने के लिए। तो ये सारे उस चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अब उस कार्य करने के लिए एनर्जी उन्हें कहाँ से मिली? तो उसके लिए वो अपनी आंतरिक ऊर्जा उपयोग में लेंगे और वो आंतरिक ऊर्जा यूज में ले लेने के कारण उनके परिणामी ताप में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी और गैसों का शीतलन हो जाएगा। और शीतलन भी बहुत अच्छा खासा शीतलन होगा कि आपको गैसों का ताप लगभग 0.25 केल्विन तक प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया इतना पूरा? ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट पर काम किया गया रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन के लिए, ठीक है। तो ये आपका मेन था। अब इसके लिए इन्होंने जो विधि प्रयोग में ली उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो उससे पहले या तो मैं आपको थोड़ा बहुत लिखवा दूं इसमें, ठीक है ना। चलो पहले आप लोग इसमें थोड़ा सा लिखो, हेडिंग डालो, रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन, कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। इसमें आप लोग लिखो डिबाई तथा गाउक ने स्वतंत्र रूप से यह प्रदर्शित किया कि अनुचुंबकीय पदार्थों के रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा 0.83 केल्विन 0.83 केल्विन से भी कम ताप प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो, जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करते हैं तो उसके परमाणुओं या अणुओं के संरेखण के कारण ये सारे एक ही दिशा में हो जाते हैं, एक रेखा में हो जाते हैं। तो उनके परमाणु या अणुओं के संरेखण के कारण लवण के ताप में वृद्धि होती है, परंतु जब उसी लवण को रुद्धोष्म रूप से विचुंबकित करते हैं तो उसके ताप में कमी आ जाती है। इस
इस प्रभाव को चुंबक ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। चुंबक ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कभी आपके अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है चुंबक ऊष्मीय प्रभाव, तो ये लिख देना उसका आंसर। ठीक है ना, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? चुंबक ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो, इस सिद्धांत का उपयोग गाउक के साइंटिस्ट है ना, इस सिद्धांत का उपयोग गाउक ने गैडोलीनियम सल्फेट, जो इन्होंने जो लवण काम में लिया था वो कौन सा था? गैडोलीनियम सल्फेट। गैडोलीनियम एक पदार्थ होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? GdSO4। गैडोलीनियम सल्फेट या GdSO4, ये पूरा बराबर में लिखना है ना, GdSO4। गैडोलीनियम सल्फेट ब्रैकेट में लिख लेना GdSO4 अनुचुंबकीय लवण का रुद्धोष्म विचुंबकन करने में किया, जिसके द्वारा 0.25 केल्विन तक, लिखा है ना 0.25 केल्विन तक ताप प्राप्त किया जा सका। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो ये हमने इनका बेसिक बताया। ठीक है, आपको पूरा इस विधि में हम करेंगे क्या, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि विचुंबकन जो भी किसमें रुद्धोष्म अवस्था में करें हम, तब हमें क्या होगा? गैसों का शीतलन होगा, गैसों का टेम्परेचर हमें कम प्राप्त होगा। ठीक है, इतनी ये पूरी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे हम देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से गैडोलीनियम सल्फेट का किया, इस विधि के बारे में हम देखते हैं। ठीक है ना, पदार्थों का चुंबकन और विचुंबकन समझ में आ गया आपको? विचुंबकन के कारण पहले चुंबकन किया तो ताप में वृद्धि हुई, वृद्धि क्यों हो गई इसका रीजन आपको बता दिया। ठीक है, और दूसरा जब विचुंबकन किया तो ताप में कमी हुई, कमी क्यों हुई इसका रीजन भी बता दिया। ठीक है ना, कि उन्होंने क्या कार्य किया विचुंबकित होने के लिए, और उसके लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा का प्रयोग कर लेते हैं वो। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इनकी विधि क्या है। तो आप लिख लेना चाहे क्रिया विधि। विधि लिखना। ठीक है, तो देखो पहले मैं आप लोगों को इसका पूरा डायग्राम बता रही हूँ, डायग्राम क्या है उसको समझेंगे और उसके बाद में हम उसकी विधि देखेंगे, मतलब वही एक तरीके से इसकी विधि हो जाएगी। ठीक है ना, सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, देखो जैसे एक कुछ भी इन्होंने मान लो कांच की बोतल ले ली, अभी आप लोग बनाना मत, बस देखो पहले। ठीक है, ये इन्होंने एक कांच की बोतल ले ली जिसमें इन्होंने अपना पदार्थ रख दिया, जो भी इनका अनुचुंबकीय पदार्थ था। ठीक है ना, गैडोलीनियम सल्फेट इन्होंने उपयोग में लिया, या कोई और पदार्थ अगर यूज में लेते हो तो वो इन्होंने इसमें रख दिया इस कांच की बोतल में। ऊपर से इस बोतल को क्या किया इन्होंने, ये टी शेप की नली बना दी। ठीक है, इसको इन्होंने एक टी शेप की नली बना दी।
यहाँ से कुछ भी हीलियम गैस है, हीलियम गैस यहाँ से इन्होंने प्रवाहित की अंदर, और यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा, निर्वात पंप। निर्वात पंप जहाँ से हमें कोई गैस बाहर निकालनी हो, तो इस नली में ही दोनों रास्ते दे दिए, गैस को अंदर लाने के और गैस को बाहर ले जाने के, ठीक है ना। दोनों रास्ते इन्होंने यहाँ से दे दिया। अब सबसे पहले इन्होंने क्या किया, यहाँ इन्होंने अपना वो चुंबकीय पदार्थ रखा, जो कि हमने क्या ले रखा है, GdSO4। यहाँ इन्होंने अपना वो पदार्थ रखा और उसके बाद में क्या किया, उस पदार्थ पर इन्होंने विद्युत क्षेत्र लगाया। ये चुंबकीय ध्रुव N और ये S हो गया हमारा। ठीक है, इसके द्वारा इन्होंने इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया, तो पदार्थ का क्या होगा, अनुचुंबकन होने लग जाएगा। अनुचुंबकन के कारण क्या होगा, इसमें आप साथ के साथ समझते भी जाओ। डायग्राम बनाने के साथ साथ पूरे डायग्राम में, भाई डायग्राम किस चीज का होता है कि उन्होंने क्या क्या उपकरण इसमें प्रयोग में लिए, तो क्या उपकरण प्रयोग में लेंगे, वो जैसे जैसे प्रयोग करते गए क्या क्या चीजें उन्हें जरूरत पड़ती गई और क्यों पड़ती गई, वो सारा का सारा मिलाकर के ही तो हमारी पूरी क्रियाविधि बनती है। ठीक है ना, तो आप लोग इसमें अभी कुछ बनाओ मत, ना कुछ लिखो, बस डायग्राम देखते जाओ। हम डायग्राम एक स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे कि पहले ये लिया, फिर इसकी जरूरत पड़ी इसीलिए आगे ये जोड़ा, आगे ये जोड़ा, इस तरीके से। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने बताया कि एक कांच की बोतल ले ली इन्होंने, ताकि इसमें से इनका लवण बाहर भी नहीं जाए। लवण क्या ले लिया इन्होंने, GdSO4 यूज में ले लिया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने इस पर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दिया। उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या हुआ, इस पदार्थ का अनुचुंबकन हुआ। अनुचुंबकन मतलब इसके जो भी रहे होंगे इसमें अणु परमाणु, वो सब क्या होंगे, एक निश्चित दिशा में संरेखित होने लग गए होंगे। ठीक है ना, तो उस संरेखन के कारण क्या होगा, धीरे धीरे करके इसका टेम्परेचर बढ़ गया। ये जो हमारा ए लवण लिया था, इसका ताप धीरे धीरे करके क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। ठीक है, क्योंकि जैसे अनुचुंबकन तो कुछ ना कुछ कार्य होगा इनका और उस पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। अब इन्होंने उस टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या किया, इन्होंने हीलियम गैस प्रवाहित की, जो भी कौन सी, लिक्विड हीलियम, द्रव हीलियम। ठीक है ना, इन्होंने द्रव हीलियम गैस प्रवाहित की, और उस प्रवाहित गैस के लिए इन्होंने क्या किया कि एक इन्होंने फ्लास्क लिया, ये इन्होंने एक फ्लास्क ले लिया D1। ठीक है, और इसमें इन्होंने क्या भर दिया, लिक्विड हीलियम। क्यों भर दिया, इसके ताप को कम करने के लिए। जो GdSO4 का जो बढ़ा हुआ ताप था अनुचुंबकत्व के कारण, इस ताप को कम करने के लिए इन्होंने लिक्विड हीलियम से भरे हुए एक ड्यूअल फ्लास्क, जिसको हमने D1 से प्रदर्शित किया है, इसमें इन्होंने इस कांच की बोतल को रख दिया। अब इस बोतल में रखते ही, इस द्रव हीलियम के संपर्क में आते ही क्या होगा, इसका ताप तेजी से कम हो जाएगा। GdSO4 का ताप तेजी से कम हो गया, और उस कम हुई ताप को इन्होंने इस निर्वात पंप से बाहर निकाल दिया। तो आपको ये समझ में आ गया निर्वात पंप का उपयोग क्या किया, इन्होंने उस कम हुई ताप को क्या किया, बाहर निकाल दिया वहां से। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने क्या किया, अब इस पूरी इस सिस्टम को उन्होंने रुद्धोष्म कर दिया। एक्स्ट्रा टेम्परेचर निकालने के बाद में अब हमारे इसी जो लवण है, इसका ताप क्या, इस द्रव हीलियम के ताप के लगभग बराबर सा हो गया, क्योंकि ये ताप कहाँ तक कम करेगा, जहां तक इसका खुद का ताप है उस ताप तक ठंडा कर देगा इसको, और जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर थी, जो एक्स्ट्रा हीट थी, उसको निर्वात पंप से बाहर निकाल दिया। अब हमारे GdSO4 का ताप लगभग इस लिक्विड हीलियम के ताप के बराबर सा हो गया। ठीक है, उसके बाद अब ये क्या करेगा, रुद्धोष्म बनाने के बाद में अब हम अचानक से इसका ये चुंबकीय क्षेत्र इस पर से हटा देंगे। तो हटाने के लिए हमने क्या किया, अब हम इसको एक और फ्लास्क, जिसका हमने नाम दे दिया D2। इसमें क्या भरी हुई थी हमारी, लिक्विड हाइड्रोजन, द्रव हाइड्रोजन।
ताकि दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। ये हमने द्रव हाइड्रोजन, तो द्रव हाइड्रोजन वाले फ्लास्क में अब दो फ्लास्क में डाल दिया, तो जो GdSO4 था इसका इसके वातावरण से संपर्क तो खत्म हो गया, तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र जो अप्लाई किया था वो चुंबकीय क्षेत्र इसका खत्म हो गया और पदार्थ का क्या होने लग गया, विचुंबकन होने लग गया। अब जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र इस पर से हटा तो ये सारे अणु क्या होंगे, अपनी जगह से इधर उधर फैलेंगे, और क्यों फैलेंगे, विचुंबकित होने के लिए। वो सब इधर उधर देखेंगे कि भाई हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ गया, सब अलग अलग दिशा में गति करने लग जाएंगे। इसके कारण क्या होगा, वो इस कार्य को करने के लिए वो कौन सी ऊर्जा प्रयोग में लेंगे, क्योंकि हमने तो इस पूरे को पहले से ही रुद्धोष्म कर दिया है, तो एक्स्ट्रा हीट तो हम कहीं से इसको दे नहीं रहे हैं, तो ये सब के सब क्या करेंगे, अपनी आंतरिक ऊर्जा प्रयोग में लेंगे। इनकी जो आंतरिक ऊर्जा यू होती है उसका प्रयोग करेंगे, और आंतरिक ऊर्जा का प्रयोग करके ये कैसा हो जाएगा, पदार्थ हमारा विचुंबकित हो जाएगा। पदार्थ हमारा क्या हो जाएगा, विचुंबकित हो जाएगा, और अपनी पूरी आंतरिक ऊर्जा को यूज में ले लेने के कारण इसका जो पूरा ताप है वो कैसा हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है, और गैस का शीतलन हो जाएगा। समझ में आ गया। ये हमारे पास क्या है, लिक्विड हीलियम या द्रव हीलियम, और ये हमारे पास भरा है द्रव हाइड्रोजन। द्रव हाइड्रोजन, तो ये पूरा आपका डायग्राम हो गया। इसमें कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ, D1 D2 आपके दो फ्लास्क हैं। सबसे पहले हमने हमारा लवण क्या था, GdSO4, ये लवण हमने काम में लिया, इसको हमने कांच की बोतल में रखा, और ऊपर से हमने इसको एक नली से जोड़ दिया, जहाँ एक तरफ से हीलियम गैस भी आ सकती है और दूसरी तरफ से हमने इसमें निर्वात पंप लगा दिया। फिर हमने इस पर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया इस पर, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र लगाने के कारण पदार्थ अनुचुंबकित होने लग जाता है, और इसके सारे के सारे परमाणु एक दिशा में संरेखित होने लग जाते हैं, जिसके कारण इसके ताप में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब उस वृद्धि को हटाने के लिए हमने क्या किया, इसे द्रव हीलियम से भरे हुए एक ड्यूल फ्लास्क D1 में रख दिया, कांच की बोतल को, ठीक है। तो इसमें रखते ही द्रव हीलियम क्या करेगा, इस GdSO4 का टेम्परेचर कम कर देगा। कहाँ तक कम करेगा, जहां तक इसका खुद का टेम्परेचर है, अपने टेम्परेचर के बराबर तक लेकर के आ जाएगा इसको, ठीक है ना। और कम करने के पश्चात जो एक्स्ट्रा हीट थी उसको निर्वात पंप से बाहर की तरफ भेज देगा, ठीक है। इतना प्रोसेस होने के बाद में हमने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को रुद्धोष्म बना दिया, ठीक है ना। इसमें हीट अंदर से बाहर आएगी ना बाहर से अंदर जाएगी। अब पूरा रुद्धोष्म सिस्टम बनने के बाद में हमने क्या किया, हम इसका तापमान और कम करना चाहते थे, तो हमने इसे द्रव हाइड्रोजन से भरे हुए एक अन्य ड्यूल फ्लास्क D2 में रख दिया। हमने क्या किया, एक अन्य ड्यूल फ्लास्क D2 में रख दिया, ठीक है, जिसका टेम्परेचर इस हीलियम से भी ज्यादा कम था, ठीक है ना। तो इसमें रखते ही क्या हुआ, पदार्थ का विचुंबकन होने लग गया, क्योंकि वातावरण से इसका कांटेक्ट बिल्कुल खत्म हो गया। या एक तरीके से हम बोले कि हमने इस N और S को बिल्कुल हटा दिया चुंबकीय क्षेत्र, तो पदार्थ का विचुंबकन होगा, और विचुंबकन के कारण इसके सभी अणु अलग अलग दिशाओं में क्या इधर उधर भटकने लग जाते हैं विचुंबकन को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो जिसके लिए वो सब अपनी आंतरिक ऊर्जा प्रयोग कर लेते हैं, और उसके फलस्वरूप जो गैस का कुल ताप होता है वो क्या होता है, बिल्कुल कम हो जाता है, गैस ठंडी हो जाती है, और हमें कितना बहुत ही कम टेम्परेचर हमें प्राप्त हो जाता है। समझ में आ गया आपको पूरा प्रोसेस, ठीक है ना। वैसे भी आप इसमें देख सकते हो। अब यहाँ देखो एक और चीज, हमने यहाँ पे क्या किया, इसका द्रव हीलियम का टेम्परेचर क्या था, कम था, और हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर उससे भी ज्यादा कम था। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या हुआ, इसका टेम्परेचर पहले हम पूरा भगा ही चुके थे, बाहर हमने भेज ही दिया था, तो कम टेम्परेचर, फिर ये उससे कम टेम्परेचर, ये उससे भी कम टेम्परेचर, या ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गई, इन दोनों में एक ताप प्रवणता उत्पन्न हो गई, ताप प्रवणता। तो टेम्परेचर ज्यादा से कम की तरफ हो गया ना, इसका ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो यहाँ गैसों में एक ताप प्रवणता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। और हमें पता है कि जो चुंबकत्व होता है किसी पदार्थ का, जिसे हम काई से प्रदर्शित करते हैं, काई टेम्परेचर या ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको पता होगा कि काई क्या होता है, कि तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा वैसे वैसे इसकी चुंबकनशीलता बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं ना काई को,
तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति वैसे वैसे क्या होती जाती है, पूरी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो आपको ये मैथमेटिकली भी इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि चुंबकीय प्रवृत्ति जब इसका ताप बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे धीरे धीरे इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। जैसे जैसे हम ताप इसका और ज़्यादा कम करते जाएंगे तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये किसके हिसाब से, क्यूरी के नियम के हिसाब से हम कहते हैं ना। तो काई हम ये भी लिखते हैं बराबर में C/T। यहाँ C क्या होता है, क्यूरी नियतांक होता है, आप सबको पता होगा ये। फिर ये हम आगे भी लिखेंगे, तो पहले आप लोग ये पूरा अपना डायग्राम बना लो। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा इसकी थ्योरी में कुछ भी नहीं है, जितना मैंने आपको बताया मैंने आपको इससे भी काफ़ी ज़्यादा ही बता दिया है, ताकि ये इसकी बिल्कुल डिटेल में थ्योरी है। तो अगर आप लोग थ्योरी लिख लोगे खुद या फिर मैं लिखवाऊँ, जो मैंने बोला है बस यही यही चीज़ें आपको लिखनी है थ्योरी में भी, या फिर चाहो आप लोग तो लिख लो, लिखो, इसमें डायग्राम बना लिया आपने और इसके नीचे लिखो। इस विधि द्वारा न्यून ताप प्राप्त करने के लिए, इस विधि द्वारा न्यून ताप प्राप्त करने के लिए कांच की नली ए में, ये कांच की नली थी हमारी ए, ठीक है, कांच की नली ए में एक अनुचुंबकीय लवण, एक अनुचुंबकीय लवण जैसे गैडोलीनियम सल्फेट, गैडोलीनियम सल्फेट ब्रैकेट में लिख लेना GdSO4, गैडोलीनियम सल्फेट का सैंपल रखते हैं, या सैंपल को हिंदी में हम कह सकते हैं परिदर्श। तो गैडोलीनियम सल्फेट का परिदर्श रखते हैं। ठीक है, अब इस लवण के परमाणुओं के, अब इस लवण के परमाणुओं के नाभिकों को, परमाणु के नाभिकों को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा चुंबकित किया जाता है, चुंबकित किया जाता है, जिससे, जिससे परमाणुओं के संरेखण के कारण, जिससे परमाणुओं या अणुओं के संरेखण के कारण, संरेखण के कारण लवण का ताप बढ़ जाता है, लवण का ताप बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तब कांच की नली को, तब कांच की नली को द्रव हीलियम से भरे, ये द्रव हीलियम से भरे एक फ्लास्क D1 में रख दिया जाता है। द्रव हीलियम से भरा हुआ फ्लास्क हमारा कौन सा है, D1, D1 में रख दिया जाता है, रख दिया जाता है, जिससे लवण का ताप, जिससे लवण का ताप कम हो जाता है, जिससे लवण का ताप कम हो जाता है,
तथा ऊष्मा को निर्वात पंप के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है। ऊष्मा को निर्वात पंप द्वारा बाहर भेज दिया जाता है। फुल स्टॉप। इतना काम समझ में आ गया आपको? अभी हमने लिक्विड हीलियम इसमें रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लिखो, अब इस फ्लास्क को या सॉरी उससे पहले लिखो कि इस पूरे प्रक्रम को रुद्धोष्म बना दिया जाता है। रुद्धोष्म बना दिया जाता है तथा इस फ्लास्क को एक अन्य द्रव हाइड्रोजन से भरे फ्लास्क D2 में रख दिया जाता है। एक अन्य द्रव हाइड्रोजन से भरे फ्लास्क D2 में रख दिया जाता है। इस प्रकार द्रव गैसों से भरे फ्लास्कों को एक दूसरे में रखकर ताप प्रवणता उत्पन्न कर देते हैं। जिससे परिदर्श मतलब हमारा जो ये सैंपल है वो, कि जिससे परिदर्श द्वारा प्राप्त न्यून ताप वातावरण के संपर्क में न आ पाए। न्यून ताप वातावरण के संपर्क में न आ पाए। ठीक है, फुल स्टॉप। अब अचानक चुंबकन क्षेत्र का मान शून्य कर अनुचुंबकीय लवण का रुद्धोष्म विचुंबकन किया जाता है। अनुचुंबकीय लवण का रुद्धोष्म विचुंबकन किया जाता है। रुद्धोष्म विचुंबकन किया जाता है। जिससे लवण का ताप कम हो जाता है। लवण का ताप कम हो जाता है, क्योंकि विचुंबकित होने के लिए लवण के परमाणु कार्य करते हैं तथा अपनी आंतरिक ऊर्जा का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। लिखो, अनुचुंबकीय लवण के रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा प्राप्त न्यून ताप को नापने के लिए कांच की नलिका एक के ऊपर चालक कुंडलियां लपेटी होती है। यहाँ पर इस जगह पे क्या होती है? इसका टेम्परेचर नापने के लिए क्या लपेटी होती है? चालक कुंडलियां।
चालक कुंडलियां लपेटी होती है, जिससे जिससे चुंबकीय प्रवृत्ति चुंबकीय प्रवृत्ति चुंबकीय प्रवृत्ति ब्रैकेट में लिख लेना, ये साइन, इसको क्या बोलते हैं, काई, है ना, जानते होंगे आप लोग, काई। तो जिससे चुंबकीय प्रवृत्ति ब्रैकेट में लिखना काई को मापा जाता है, को मापा जाता है, फुल स्टॉप। क्यूरी के नियमानुसार क्यूरी भी एक साइंटिस्ट थे ना, नाम पता होगा, क्यूरी, दोनों हस्बैंड वाइफ थे साइंटिस्ट, ठीक है ना। तो क्यूरी के नियमानुसार अनुचुंबकीय लवणों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये लिख लेना नीचे, काई प्रोपोर्शनल टू 1/t, या काई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, C/T। यहाँ C क्या होता है, क्यूरी नियतांक, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चालक कुंडलियां लपेटी होती है, इनसे हम काई का मान नापते हैं, और काई का मान आपको पता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काई कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो काई का मान बढ़ जाएगा। फिर ताप के बिल्कुल उल्टा होता है। तो काई नाप करके यहाँ से पता लगाया जाता है कि इसका मतलब ताप का मान बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जैसे जब अनुचुंबकीय होती है, जैसे ही यहाँ पे ताप का मान बढ़ेगा तो काई का मान बहुत कम मिल जाएगा, जहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ बढ़ गया है। और फिर जैसे जैसे पदार्थ का ताप कम होता जाएगा, काई का मान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ये काई का मान लिख दिया बराबर C/T, ठीक है, फुल स्टॉप। नीचे लिखना, इस विधि द्वारा अत्यधिक न्यून ताप कितना, 10⁻³ 10⁻³ केल्विन, कितना कम ताप हो गया। तो इस विधि द्वारा अत्यधिक न्यून ताप 10⁻³ केल्विन तक प्राप्त किया जाता है, या प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा इसका प्रोसेस समझ में आ गया, किस तरीके से हमने किया। चुंबकीय प्रवृत्ति काई के मान के द्वारा हम इसके टेम्परेचर में कितनी कमी हुई इसको पता कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से ताप प्रवणता का मतलब आपको समझ में आ गया ना। अभी हम बाद में इसका ग्राफ भी जब देखेंगे तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा। ताप प्रवणता मतलब कि ताप पे पहले तो क्या होगा,
ज़्यादा था ताप, फिर थोड़ा कम किया, फिर और कम किया। तो इस प्रकार से हमें टेम्परेचर का जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। कि ताप कैसा हो जाएगा, इसका धीरे धीरे करके बिल्कुल कम होता जाएगा, बिल्कुल न्यून ताप हमें प्राप्त होगा, ठीक है। इसके लिए अब हमें क्या करनी पड़ेगी, एक पूरी डेरिवेशन करनी पड़ेगी बड़ी सी, जिसके द्वारा हम टेम्परेचर देखेंगे कि पहले इसका टेम्परेचर कितना था। अगर हम पहले माने कि हमारा ये जो एक था, हमारी कांच की बोतल में जो हमारा ये लवण रखा गया था GgSO4, इसका टेम्परेचर हम माने कि पहले T1 था और बाद में हम कितना टेम्परेचर निकालेंगे T2। तो हमें वहां से देखना पड़ेगा कि T1 और T2 के मान में कितना फर्क पड़ा, ठीक है। यहाँ हम कह तो रहे हैं कि ताप में कितनी कमी हो जाती है, 10⁻³ तक, 10⁻³ तक, मतलब कितना हो गया, 1/1000, मतलब समझते हो ना आप, 1/1000 इतना कम ताप तक हमें प्राप्त हो सकता है। अब इसके ताप में क्या रिलेशन आता है, इसके लिए हमें पूरी बड़ी सारी एक डेरिवेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसके द्वारा हमें पता चलेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, ठीक है। और ये लिक्विड हीलियम हमने प्रयोग में लिया है, द्रव हीलियम प्रयोग में लिया है, या फिर द्रव हाइड्रोजन प्रयोग में लिया है। तो ये द्रव हीलियम जो होता है ये भी आपके मतलब इसके बाद आगे जो टॉपिक आएगा उसमें आपको ये पढ़ना होगा द्रव हीलियम। तो इसके कुछ खास अलग कुछ खास विशेषताएं होती है, इस वजह से ही हमने यहाँ पर इस द्रव हीलियम गैस का प्रयोग लिया है। और इसके अंदर रखते ही, इसके कांटेक्ट में आते ही क्या हुआ, ये GgSO4 लवण का जो बढ़ा हुआ ताप था वो भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यह आपके लिक्विड हीलियम की कुछ विशेषताएं होती है जो हम अभी करेंगे, आगे करेंगे, उसके द्वारा आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे द्रव हीलियम का प्रयोग ही क्यों किया गया है, ठीक है ना। और टेम्परेचर कम कितना किया गया है, ये लिक्विड हीलियम कितना टेम्परेचर कम करेगा, जितना उसका खुद का टेम्परेचर है। मतलब जैसे देखो, जैसे कहीं हमें हमारे पास क्या होता है, गर्म पानी ले लिया हमने, ठीक है ना, किसी एक पात्र में हमने पानी कैसा गर्म ले लिया और दूसरे पात्र में हमने ठंडा पानी ले लिया, बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम उस ठंडे पानी को इस गर्म पानी में डाल देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे करके ये दोनों के दोनों पानी के कण क्या होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे में घुल जाते हैं। और इस पानी का टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ से बिल्कुल कम हो जाता है, लेकिन इतना ठंडा भी नहीं रहता, इतना गर्म भी नहीं रहता, उन दोनों के बीच का सा हो जाता है। तो पानी उसको ठंडा कितना तक करते हैं, इस गर्म पानी को ये ठंडा पानी ठंडा कर देता है। कितना ठंडा करता है, लगभग उसके खुद के ताप जितना करता है, बिल्कुल खुद जितना नहीं कर पाता है वो, लेकिन लगभग उसको उस अमाउंट तक लेकर के आ जाता है ना, ताप में कमी होती है। तो यहाँ भी हम बिल्कुल इसी विधि का प्रयोग कर रहे हैं कि हमने इसीलिए इस बोतल को हमने डाला, तो ये द्रव हीलियम क्या करेगा, लगभग खुद के ताप के जितना ही इस लवण का भी ताप ले आएगा कम करके। समझ में आ गया, इसकी पूरी आपकी थ्योरी मैंने लिखवा दी, थ्योरी में कुछ भी दिक्कत तो नहीं है, इतना ही है थ्योरी। इसके अलावा आपको इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आता है तो भी इतना ही होगा। हाँ, इसमें अब हमें करनी होगी डेरिवेशन, ठीक है ना, जिससे रिलेटेड आप लोगों के फॉर्मूले भी आते हैं, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फिर मैं उससे रिलेटेड कुछ देख लूँगी, अगर आप लोगों के एग्जाम्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए होंगे या कोई न्यूमेरिकल आए होंगे तो हम उनको भी करेंगे, ठीक है। आपका देखो ये क्वेश्चन आपके आरयू में बहुत बार आए हुए हैं, इससे रिलेटेड रुद्धोष्म विचुंबकन किसे कहते हैं, या रुद्धोष्म विचुंबकन के द्वारा हमें जो लास्ट में जो हमें एक गुणांक मिलेगा उस पर आपके न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं, बिल्कुल मैंने अभी देखा है, तो ये न्यूमेरिकल्स भी हम करवाएंगे आपको, तो आप लोग की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार आप लोग और इस टॉपिक को पूरा पढ़ लेना, और इसमें अभी तक में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग क्लियर कर लेना, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता देना अगर इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, और आगे की जो हमारी डेरिवेशन है उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही।